हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 देखा था जो रिलेटेड विद प्रॉफिट एंड लॉस, देन ट्रायल पीरियड था एंड चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड था। आज हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो रिलेटेड होगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PPE, दैट मीन्स प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले अब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्टैंडर्ड हमें क्या हेल्प करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड हमें हेल्प करता है कि कौन सी ट्रीटमेंट कब और कैसी देनी चाहिए, किसको, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इससे क्या होगा, so that the user of financial statement can discern information about the investment। मतलब क्या, मतलब ये प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी हमें इंक्लूड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में, कौन सी नहीं है, ये सब कुछ हेल्प हमें कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में हमने देखा था कि कौन सा आइटम हमें कंसिडर करना चाहिए कि प्रायर पीरियड वाला है, कौन सा आइटम हमें चेंज देखना है कि वो चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी है या चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट है। सो वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमें हेल्प करेगा ट्रीटमेंट की, कौन से ट्रीटमेंट की, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की, इनके बारे में हमें क्या ट्रीटमेंट देनी है, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करनी है। गॉट इट। सो ये पूरा के पूरा डिपेंड रहेगा पूरा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ये कहाँ पे इसकी लिमिटेशन है एंड स्कोप है, तो देखते हैं। दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एक्सेप्ट another accounting standard require or permit different accounting treatment। now देखो अलग अलग स्टैंडर्ड से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में हमने एक देखा कि सेल ऑफ फर्नीचर, वो कहाँ पे लिखना है, डिस्क्लोज करना है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से पार्ट में लिखना है। सो इट डिपेंड्स वो कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, इस पे डिपेंड होता है। तो ये स्टैंडर्ड अप्लाई है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे, इतना याद रखो आपसे। ओके, दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू, अब ये किसको अप्लाई नहीं है, तो बायोलॉजिकल एसेट। अब बायोलॉजिकल एसेट मतलब क्या, सो लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट मतलब लिविंग एनिमल्स या प्लांट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। नाउ ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना है आपको। ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी अदर देन द बेरर प्लांट। तो अब ये बेरर प्लांट क्या है, देखो ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है, किसको अप्लाई नहीं होता है, अभी यहाँ तो मैंने कहा है कि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट मतलब असेट पे अप्लाई होता है, और इमीडिएटली यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये बायोलॉजिकल एसेट पे नहीं होता है। तो बायोलॉजिकल एसेट मतलब क्या, लिविंग एनिमल्स और प्लांट, तो इस पे ये अप्लाई नहीं होगा। हाँ, लेकिन किस पे अप्लाई होगा, बेरर प्लांट। नाउ बेरर प्लांट का मतलब क्या है, तो देखो मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। बेरर प्लांट, सपोज ये एक ट्री है, ठीक है, ये एप्पल का ट्री है, ये ऐसे एप्पल आए हैं। सो ये ट्री एवरी 6 मंथ्स या 1 ईयर एप्पल देता है। तो ये एप्पल हम मार्केट में सेल करते हैं, ये जो प्रोडक्ट है ये हम सेल करते हैं। तो ये जो ट्री है इट्स वर्किंग लाइक अ मशीनरी। मशीनरी में देखो प्रोडक्शन देती है, उससे जो प्रोडक्ट निकलता है वो हम सेल करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। सो मशीनरी भी एक असेट है। तो ये जो एप्पल का झाड़ है ये भी एक असेट है, बिकॉज एवरी ईयर ये हमें प्रोडक्ट दे रहा है, वो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं और जिससे हमें प्रॉफिट हो रहा है। सो दैट इज वाई बेरर प्लांट ये इंक्लूड होता है इसमें। गॉट इट। लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस क्रॉप ले लो, ठीक है, राइस क्रॉप ये हर 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पूरा के पूरा क्रॉप निकालते हैं और सेल करते हैं। सो इसका जो ड्यूरेशन है इट लेस देन 12 मंथ्स, तो इसे हम कंसिडर नहीं कर सकते एसेट बोल के, बिकॉज इसका ड्यूरेशन भी लेस देन 12 मंथ्स होता है। वैसे ये एप्पल का जो ट्री है इसका ड्यूरेशन 10-20 साल, जब तक वो अच्छे खासा रहेगा, कुछ कुछ झाड़ 50 ईयर्स 100 ईयर्स तक भी रहते हैं।
सो दिस विल बी कंसिडर एज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसको ही कहते हैं बेरर प्लांट। लेकिन जो प्लांट्स या एनिमल्स जिसका ड्यूरेशन लेस देन 12 मंथ है वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई बायोलॉजिकल एसेट बट दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई फॉर द बेरर प्लान। बेरर प्लान मतलब इट्स जस्ट वर्किंग एज अ मशीनरी जो हमको सालों साल प्रोडक्ट देता है और उस पर हम हमारी कमाई करते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट दिया है और किस पे अप्लाई नहीं, तो वेस्टिंग असेट्स लाइक मिनरल्स राइट, एक्सपेंडिचर एक्सप्लोरेशन फ्रॉम मिनरल्स, देखो ये भी खत्म होता है जैसे जैसे हम यूज करेंगे वो खत्म होता है, तो ये भी इंक्लूड नहीं है। तो बायोलॉजिकल एसेट एंड वेस्टिंग एसेट आर नॉट अप्लाई फॉर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। इनको ये रूल नहीं लगेगा, जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में देखने वाले जो भी रूल्स है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं है। अंडरस्टूड। देखो छोटे छोटे मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगी, ऐसे तो बहुत सारा वास्ट है बट एग्जाम के नजर से आपको जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम से रिलेटेड उतना मैं आपको बता दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट अब डायरेक्टली हम करते हैं। निराली पब्लिकेशन आपको पता है फॉलो करते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है। उन्होंने हमको देखो क्या कहा है, स्टेट लॉजिकली द काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE, इसको ही शॉर्टकट कहते हैं, ठीक है, PPE, प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अब हमें लॉजिकली कर देखना है कि इसको कौन सी ट्रीटमेंट हम देंगे। ट्रीटमेंट मतलब क्या, अब आपको समझ में आएगा। देखो पढ़ो पहले क्या दिया है, प्रोडक्टिव लेबर चार्जेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑन न्यू मशीनरी, ठीक है। अब आपने न्यू मशीनरी खरीदी और प्रोडक्ट उस मतलब वो बिठाने के लिए हमें वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। बड़ी बड़ी मशीनरी जो होती है, सिंपल से एग्जांपल, हम घर में वॉशिंग मशीन लेते हैं या एसी लेते हैं, हम खुद नहीं लगा सकते, हमें बाहर से उनके बंदे बुलाना पड़ते हैं और फिर वो इंस्टॉल करते हैं। तो सेम कंपनी भी जब बड़ी बड़ी मशीनरी प्लांट लगाती है तो उनको वर्कर्स बुलाना पड़ते हैं, उसके लिए चार्जेस होते हैं। तो ये चार्जेस का हम क्या करेंगे, हम क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो सिंपल है, अब एज्यूम करो मशीनरी है 2 लाख और वो बिठाने के लिए खर्चा आया 5000, मतलब हमने वो वर्कर्स को बोला ये 5000 लो और हमारी मशीनरी क्या करो, इंस्टॉल करके दो। तो अब मशीनरी की कॉस्ट आप क्या बोलोगे, 2 लाख है या 2,05,000 है। ऑफ कोर्स आप क्या बोलोगे, मुझे मशीनरी कितने में कॉस्ट वो पड़ी हमें, 2,05,000। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या, ऐसा एक्सपेंसेस जो हम परचेस ऑफ मशीनरी के वक्त होता है, कोई नया असेट खरीदते हैं और उस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब फ्यूचर बेनिफिट देगा, ये मशीनरी हम इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए हमने वर्कर्स को पैसे दिए तो इनडायरेक्टली मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई और ये मशीनरी हमको सालों साल फ्यूचर बेनिफिट देने वाली है। सो ऐसा खर्चा जो हमें फ्यूचर बेनिफिट देने वाला है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो हम इसको ट्रीटमेंट कैसे देंगे, अब लिखोगे कैसे, तो आपको ऐसे लिखना है, प्रोडक्टिव लेबर चार्जेस एक्रूड ऑन मशीनरी इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, सो दैट शुड बी अ कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब क्या, मशीनरी की वैल्यू में हमें ऐड करना है। तो अब हम जब कहेंगे कि मशीनरी हमें कितने में हमने परचेज की, तो विल नॉट टेल मशीनरी 2 लाख में परचेज की, हम कहेंगे मशीनरी हमने 2,05,000। सिंपल सा और एक एग्जांपल देती हूँ अगर कंफ्यूज होते हो तो, मैंने ड्रेस मटेरियल खरीदा 1000 का और उसपे मैंने टेलर को फी दी 500, तो मुझे मेरा ड्रेस कितना कॉस्ट हो गया, मेरे ड्रेस का कॉस्ट 1500। तो मैं मेरे फ्रेंड को क्या बोलूंगी, मैंने ड्रेस कितने में खरीदा, 1500। तो ये कॉस्ट मैंने डायरेक्टली ऐड किया, इट शुड बी अ कैपिटलाइज। तो आपको इस ये वर्डिंग लिखना है, बीइंग इट्स अ डायरेक्ट कॉस्ट सो इट शुड बी अ कैपिटलाइज। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट वन, अब आगे क्या दिया है उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द मशीनरी फिक्सेशन पीरियड। मतलब सिंपल, जब मशीनरी इंस्टॉल हो रही थी तो बाकी के काम तो ऑफिस वालों के कल चल रहे थे बट वो डायरेक्ट इफेक्ट हो रहे थे क्या मशीनरी पे,
डायरेक्टली वो जो भी ऑफिसर्स रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहेंगे, वो डायरेक्टली यहाँ पे हेल्प करने आए क्या? जैसे यहाँ पे लेबर्स डायरेक्टली मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए डायरेक्ट रिलेटेड थे, वैसे यहाँ पे है क्या? नहीं। सो दिस इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अंडरस्टूड? इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो ये हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ये हम सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। तो हम इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे देंगे? इसको हमने कैसे दी? इसको हमने कैपिटलाइज किया, ये जो भी अमाउंट रहेगी 5000 6000 जो भी, उसको हमने कैपिटलाइज किया, उसको हमने ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दी। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को हम क्या देंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? सिंपल, वी विल राइट इन द प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे भी ऐसे लिखना है कि बीइंग इनडायरेक्ट कॉस्ट इट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको फाइनल अकाउंट याद रहेगा, फाइनल अकाउंट में देखो डेबिट में हम लिखते थे टू सैलरी, सैलरी टू द मैनेजर, सैलरी टू सेल्स पर्सन। गॉट इट? सो हम सिंपली दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस। तो कहीं तो आप बुक कहीं पे अपने नोटबुक में लिखो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, डायरेक्ट कॉस्ट रहेगी, तो दैट शुड बी अ कैपिटलाइज, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा तो दैट शुड बी राइट इन द प्रॉफिट एंड लॉस। बट यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देनी है। नाउ थर्ड, अब आप ही बताओ थर्ड क्या होगा? इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। ठीक है, हम इतना अगर हम देखते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन अ बैंक लोन तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। लेकिन अगर आगे उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन देखोगे, टेकन टू परचेस ऑफ मशीनरी ओनली। अब यहाँ पे ट्विस्ट आ गया, देखो सिर्फ इतना ही दिया होता इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, तो कोई भी रीजन के लिए हमने बैंक लोन लिया होता वो सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमने जो मशीनरी खरीदी उस पे हमने इंटरेस्ट पेड किया। तो फिर से वही सवाल पूछूंगी मैं, तो समझो फिर से देखो एग्जाम्पल, आपने मशीनरी खरीदी 5 लाख, ठीक है, और आपने उस पे इंटरेस्ट पेड किया 50,000। गॉट इट? आपने लोन लिया तो ऑफकोर्स लोन पे इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है, तो आपकी मशीनरी की कॉस्ट कितनी हो गई? 5,50,000। ओके, तो आप बताते वक्त लोगों को क्या बताओगे कि भाई मुझे मशीनरी कितने में गिरी? 5,50,000। सिंपल, देखो और एक एग्जाम्पल बताती हूँ, होम लोन है ना। देखो अपना रेगुलर एग्जाम्पल बताती हूँ, होम लोन। हम घर लेते हैं 50 लाख का, ठीक है, 50 लाख, लेकिन हम उस पे होम लोन जब पे करते इंटरेस्ट पे कर कर करके, सपोज हमने पूरे 20 साल का लोन लिया और हमने 10 लाख इंटरेस्ट पेड किया, तो हमें टोटल हमारे घर की वैल्यू कितनी है? वो 60 लाख। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे 50 लाख, हम बोलेंगे यस हमको पूरा घर ना 60 लाख में हमें मिला। अंडरस्टूड? क्योंकि इंटरेस्ट भी हमने ऐड किया है। तो सेम ही हो, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड किया है हमने किस पे? व्हेन द परचेस ऑफ मशीनरी ओनली। सो दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट टैक्स, सॉरी डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट है, तो क्या करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट को हम? अगेन इट विल बी अ कैपिटलाइज। आ रहा है समझ में? बिकॉज डायरेक्ट कॉस्ट गिव फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक्स बेनिफिट, so it will be a direct cost and of course it should be a capitalized। capitalized मतलब सिंपल ऐड करना है। 60 लाख बन गया हमारा घर। सेम अबाउट मशीनरी। नेक्स्ट, साइट हेल्पर सैलरी ड्यूरिंग द मशीन इरेक्शन पीरियड। ठीक है, जहाँ पे मतलब एक मिनट है, मैं आपको ड्राइंग करके बताती हूँ मत से। अब समझो ये ऐसी फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री बड़ी है और यहाँ पे एक हेल्पर है जो रोज आता है काम करता है और उसका पीरियड चालू है, मतलब वो काम कर रहा है, ध्यान दे रहा है, देख रेख कर रहा है। ठीक है, साइट हेल्पर, साइट मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन चलता है, तो वहां पे वो है सिर्फ हेल्पर है और वही टाइम को कोई और लोग मशीनरी बिठा रहे, ये सपोज मशीनरी है, इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट इस पे इफेक्ट है क्या? इससे डायरेक्ट रिलेशन है क्या? ये तो रोज रेगुलर उसका काम कर रहा है। अंडरस्टूड? तो इसकी सैलरी हम मशीनरी में ऐड करेंगे क्या? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। दिस इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या करते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो दिस इज फिर से वही लिखना है, बीइंग इनडायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड दैट इज व्हाई इट शुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छे से याद रखो, डायरेक्ट कॉस्ट रहेगा तो कैपिटलाइज करना है, इनडायरेक्ट कॉस्ट रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। अंडरस्टूड? चलो लास्ट वन, कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड डिजाइन ऑफ मशीनरी। अब ये तो पढ़ने से समझते हैं, हमने कोई मशीनरी डिजाइन की है
तो ऑफ कोर्स डिजाइनर आर्किटेक्चर वगैरह आते हैं ना, वैसे मशीनरी के भी डिजाइनर्स होते हैं, उन्होंने डिजाइन्स बताए और उस हिसाब से हमने हमारी मशीनरी डिजाइन की, गॉट इट, कस्टमाइज की, तो उसके तो पैसे लगे ना, तो हम वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करेंगे। सो दिस इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, एंड डायरेक्ट कॉस्ट क्या करते हैं हम हमेशा, कैपिटलाइज। देखो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक तो थ्योरी पूछेगी कि एक्सप्लेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है, आपको ऑब्जेक्टिव बताना है, स्कोप बताना है, लिमिटेशंस बताने हैं, अंडरस्टूड। आगे भी कुछ क्वेश्चन है वो भी थोड़ा ऐड करो, तो वो शॉर्ट नोट हो गए, और अगर प्रैक्टिकल ऐसे पूछे तो आपको ये आ जाएगा, गॉट इट। सो एग्जाम्पल 1 मैंने एक्सप्लेन किया है, नाउ विल मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो ये भी 2 या 3 मार्क्स के कैलकुलेशन के लिए आ सकता है, सेम अगेन रिलेटेड विद द PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ऑन December 1st 18, इंडुगा लिमिटेड इंदापुर परचेज, देखो परचेज किया है 4 लाख वर्थ ऑफ लैंड, जमीन खरीदी फॉर अ फैक्ट्री साइट, ठीक है। इंडुगा रेज एन ओल्ड बिल्डिंग ऑन द प्रॉपर्टी एंड सोल्ड द मटेरियल सैल्वेज फ्रॉम द डिमोलिशन, मतलब भंगार, ठीक है। उन्होंने जो एक बिल्डिंग थी और फिर उसका मटेरियल उन्होंने सोल्ड किया और उसका कुछ पैसे मिले, ठीक है। इंडुगा इनकर्ड एडिशनल कॉस्ट एंड रियलाइज सैल्वेज प्रोसीजर ड्यूरिंग द December 18। तो मतलब स्टोरी समझिए आपको कि एक इंडुगा कंपनी है जो इंदापुर में है, उन्होंने 4 लाख की लैंड खरीदी जिसपे एक बिल्डिंग भी थी, वो बिल्डिंग का उन्होंने बिल्डिंग डिमोलिश किया और उसका मटेरियल उन्होंने बेचा भंगार, क्योंकि उनको फैक्ट्री बनानी थी, पुरानी बिल्डिंग क्या करे वो, तो उन्होंने पूरी डिमोलिश कर दी। लेकिन बिल्डिंग में भी बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हम सेल कर सकते हैं, अच्छी खासी प्राइस आती है, मतलब हमारे लैंग्वेज में भंगार में हम दे सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो देखो अब क्या क्या खर्चा आया उनको, डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग गिराना इतना आसान नहीं होता है, उसको भी 1 हफ्ता लगता है गिराने के लिए, तो उसका खर्चा आया 50,000, मतलब बुलडोजर लाया होगा, वो बुलडोजर चलाने के लिए ड्राइवर लाया होगा, वो सब खर्चा 50,000। फिर उन्होंने लीगल फी, ऑफ कोर्स हमको लीगल तो करना ही पड़ेगा, लीगलाइज परचेस करते, घर परचेस करो, मशीनरी परचेस करो, मोटर कार परचेस करो, डॉक्यूमेंट्स तो होते हैं, लीगल हमें प्रोसीजर करना ही पड़ती है, तो उसके लिए 10,000 खर्चा आया। टाइटल गारंटी इंश्योरेंस, उसके टाइटल गारंटी मतलब ओनरशिप, उस पे खर्चा आया, क्योंकि देखो यहाँ पे लॉयर लोगों की जरूरत पड़ती है, उनको हमें पैसे देना होते हैं। एंड फाइनली ये तो सब खर्चा है, लेकिन फाइनली जब उन्होंने वो भंगार बेचा ना बिल्डिंग गिराने के बाद, जो भी मिला वो उसके उनको पैसे मिले 18,000। तो ये तो एक्सपेंसेस है तीनों चीजें, लेकिन ये इनकम है। तो अब उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द बैलेंस टू बी रिकॉर्डेड इन द लैंड अकाउंट। तो उन्होंने सिंपल पूछा है आप लैंड की कीमत क्या बताओगे, आप आपकी बुक्स में मतलब क्या, हमारे बैलेंस शीट में आप लैंड की क्या बताओगे वैल्यू। तो सिंपल है, सबसे पहले हमने खरीदी कितने को बिल्डिंग, 4 लाख को, देखो ऐसा टेबल ड्रॉ करो, परचेज हमने 4 लाख को खरीदी, लेकिन सिर्फ 4 लाख ही खरीदी क्या हमने, उतनी लैंड की प्राइस थी क्या, नहीं, हमने उस पर खर्चा भी किया, हमने लीगल फी पे की उसके लिए, वो है 10,000, हमने टाइटल गारंटी इंश्योरेंस भी लिया, वो भी है 12,000, गॉट इट। ये समझे आपको, ये 2 एक्सपेंसेस समझे। फिर और एक एक्सपेंस हो गया 50,000, क्यों हो गया, बिल्डिंग गिराने के वक्त हो गया, लेकिन एक खुशी की बात ये है कि 50,000 तो खर्चा हो गया, लेकिन हमने जब वो भंगार बेचा बिल्डिंग गिराने के बाद, तो 8,000 इनकम भी हो गया। तो ओवरऑल आपका एक्सपेंसेस कितना हुआ, 50,000 माइनस 8,000, सो ओवरऑल एक्सपेंसेस 40,000 हम कंसिडर करेंगे। अंडरस्टूड, क्यों 42,000, बिकॉज ऑफ कोर्स 50,000 एक्सपेंसेस है, लेकिन एक अच्छी खुशी की बात है कि हमको इनकम भी तो मिला है उसमें से, तो एक्चुअल खर्चा 50,000 नहीं हुआ है, तो उसमें से इनकम माइनस करो तो एक्चुअल खर्चा 42। तो देखो सिर्फ 4 लाख लैंड की कीमत नहीं, ये सब हमें ऐड करना है। तो लैंड की एक्चुअल प्राइस क्या हो गई, 4,64,000। तो हम हमारे लैंड अकाउंट में कौन सी अमाउंट बताएंगे, 4,64,000, मतलब दिस ऑल आर डायरेक्ट कॉस्ट, एंड डायरेक्ट कॉस्ट हम क्या करते हैं हमेशा, कैपिटलाइज करते। कैपिटलाइज मतलब क्या, कि जो भी असेट है मशीनरी वगैरह जो भी, उसमें हम ऐड अप करते हैं, तो क्या हमने ये कैपिटलाइज हो गई हमारी ये कैपिटलाइज, अंडरस्टूड। तो ऐसा भी कैलकुलेशन आ सकता है। चलो नेक्स्ट वन,
अब यहाँ पे उन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कॉस्ट आर रिकॉर्डेड एज पर पार्ट ऑफ द फिक्स एसेट अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो सिंपल है, ये थोड़े से याद रखो। अभी हमने साइट प्रिपरेशन, डिलीवरी हैंडलिंग, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्रोफेशनल फी, ऑफ कोर्स अगर बिल्डिंग बनानी है तो आर्किटेक्चर की फी देनी है। गॉट इट। हम घर खरीदते हैं, देखो घर खरीदने के बाद हम हमारा घर इंटीरियर डिजाइनर से अच्छे से इंटीरियर डिजाइन भी करते हैं। ओके, सो उसकी भी फी हमें इंक्लूड करनी है। फिर बहुत सारे एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्टार्टअप, कमीशन ऑफ प्रोजेक्ट, देन एडमिनिस्ट्रेटिव, अदर कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, देन अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड। गवर्नमेंट भी कभी कभी ग्रांट देती है, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम हम कंपनी लॉन्च कर रही है कि सब मशीनरी सोलर पे चलेगी, तो गवर्नमेंट तो इसको प्रमोट कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऐसे वक्त ग्रांट भी देता है। ठीक है, तो वो हमें डिडक्ट करनी होती है। मतलब अगर 10 लाख खर्चा आया और उसमें से 4 लाख गवर्नमेंट ने हेल्प की, तो 10 लाख माइनस 4 लाख 6 लाख ही हमको वो कॉस्ट गिरी मशीनरी की या सोलर सिस्टम की। अंडरस्टूड। तो ये याद रखो, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है। गवर्नमेंट ग्रांट हमेशा डिडक्ट होता है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। गॉट इट। एंड सिमिलर एडजस्टमेंट, तो ये इसमें से कुछ आइटम्स याद रखो। तो जब शॉर्ट नोट्स पूछोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की, तो पहले में लिखो ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद लिखो स्कोप, मतलब किसको एप्लीकेबल है, उसके बाद लिखो लिमिटेशंस, किसको एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, लिमिटेशंस। फिर उसके बाद लिखो कौन कौन से इंक्लूड होते हैं पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट। देखो शॉर्ट नोट बन गई आपकी, ये सब लिखो क्या क्या इंक्लूडेड होता है फिक्स एसेट में। गॉट इट, बन गई आपकी शॉर्ट नोट। चलो नेक्स्ट। An item of property, plant and equipment, accounting standard 10, which was previously revalued, has been disposed of consideration 15 lakhs। मतलब कोई एक प्रॉपर्टी थी जो प्रीवियस ईयर में हमने रीवैल्यूड की, तब उसकी प्राइस थी 15 लाख। कंसिडरेशन मतलब हम अब सेल करने वाले हैं तो उसकी वैल्यू है 15 लाख। द डिस्पोजल एक्सपेंसेस बीइंग 1 लाख। लेकिन जब हम ये सेल करेंगे, डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमें ये जो मशीनरी है, जो भी प्लांट सपोज मशीनरी है, वो डिस्पोज ऑफ करना है, तो इमीडिएटली तो हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, तो हम कभी कभी ब्रोकर्स अपॉइंट करते हैं। उसको कहते हैं कि भाई तू ये जो हमारी मशीनरी है उसको सेल कर दे और उसके बदले में हम तुझे पैसे देंगे। गॉट इट। तो ऐसे कुछ कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ लीगल एक्सपेंसेस होते हैं। सो वो एक्सपेंसेस हो गए 1 लाख। हम कितने में बेच रहे हैं हमारी प्लांट एंड मशीनरी? 15 लाख, लेकिन खर्चा है 1 लाख। तो हमारा एक्चुअल हमें कितने पैसे मिलेंगे? 14 लाख। देखो ध्यान रखो, हमें 14 लाख, ओके, क्योंकि 15 लाख हमने सेल किया, लेकिन 1 लाख तो माइनस करो एक्सपेंसेस, तो हमारे हाथ में इन हैंड हमारे अमाउंट है 14 लाख। द नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट एट द टाइम ऑफ सेल इज 20 लाख। लेकिन जब हम ये सेल कर रहे थे तो बुक वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू, बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी थी? 20 लाख। तो आप ही मुझे बताओ हमें प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ है और कितना हुआ है? तो देखो उसकी वैल्यू थी 20 लाख, हमने सेल की 14 लाख में, तो 6 लाख हमें क्या हो गया है? लॉस हुआ है। तो बस वही उन्होंने पूछा है, द लॉस ऑन डिस्पोजल शुड बी, मतलब हमें ये जो लॉस हुआ है 6 लाख, उसका हमें क्या करना है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देनी है। ओके, तो उसमें उन्होंने कहा है कि 4 लाख तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये 6 लाख में से 4 लाख तो ऑलरेडी रिवैल्यूएशन रिजर्व है, अकाउंट में है, तो बचे हुए 2 लाख ये लॉस है। तो ऑफ कोर्स हम ये करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे 4 लाख एंड 2 लाख डिवाइड किया है? फुल्ली चार्ज नहीं, पूरा तो पूरा 6 लाख हम पूरा चार्ज नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि क्लियर कट कहा है यहाँ पे कि 4 लाख एग्जिस्ट इन द रीवैल्यूएशन रिजर्व रिलेटिंग टू द कंसर्न असेट। ये जो असेट है रिलेटेड, वो हमने 4 लाख जो उसकी अमाउंट है वो रिजर्व की है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे दिया है 4 लाख शुड बी रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड 2 लाख शुड बी प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है क्या? तो हमारा आंसर ये करेक्ट है। ओके, बाकी ये सब रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? सेकेंड वन, an amount of 4 lakhs should be charged to revaluation reserve and 2 lakhs to be a profit and loss account.
अंडरस्टूड? इसमें से 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला। नेक्स्ट, नाउ एग्जाम्पल 7, कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट accounting standard 10 acquired in the exchange of dissimilar asset। ठीक है, dissimilar asset is determined by reference to। अब इसका मतलब क्या है कि हमने दो असेट जो डिसिमिलर है, सेम नहीं है, मतलब सपोज ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के बदले हमने एक मशीनरी एक्सचेंज की। मशीनरी भी अच्छी खासी बड़ी मशीनरी है, प्लांट मशीनरी है, मतलब बिल्डिंग अगर लाखों की है तो मशीनरी भी लाख में ही है, ठीक है, लेकिन डिसिमिलर है, सेम नहीं है, बिल्डिंग के बदले बिल्डिंग नहीं या मशीनरी के बदले मशीनरी नहीं, हमने एक्सचेंज क्या किया, बिल्डिंग के बदले मशीनरी एक्सचेंज की। तो एक्सचेंज डिसिमिलर एसेट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी वैल्यू लेना होगी। हम ये बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग हमने गिवन किया तो इट्स गिवन अप, और उसके बदले हमने मशीनरी ली तो दैट इज एक्वायर्ड। तो हम ये गिवन अप की वैल्यू लेंगे या एक्वायर्ड की वैल्यू लेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे, जब असेट डिसिमिलर रहेंगे, मतलब सिमिलर नहीं रहेंगे। गॉट इट? तो देखो ऑप्शंस क्या क्या दिए, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं इसकी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, कुछ लोग बोलेंगे नहीं बिल्डिंग हमने दी है ना, गिवन अप है ना, तो इसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे, ठीक है। या तो थर्ड ऑप्शन दिया है ए और बी, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, एंड लास्ट वन दिया है एट बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। गॉट इट? सो नहीं, गिवन अप असेट ये वाला तो आएगा नहीं, गॉट इट, ये वाला भी नहीं आएगा, फेयर वैल्यू ऑफ मार्केट ये वाला भी नहीं आएगा। सो हमारे पास ऑप्शन बचता है, देखो एलिमिनेशन राउंड सीखो तो हमारे पास ऑप्शन ये बचता है ए और बी, विच एवर इज मोर एविडेंट, मतलब जहां पे हमें ज्यादा फर्मली एविडेंट मिलेगा, प्रूफ मिलेगा, वो वाला अमाउंट हम लेंगे। हो सकता है बिल्डिंग का प्रॉपर प्रूफ मिले, एविडेंट मिले, हम बिल्डिंग के अमाउंट ले, हो सकता है मशीनरी की रहेगी, इन दोनों में से जो परफेक्ट है, क्लियर एविडेंट है, वो वाला हम करेंगे। तो ऑप्शन हमें कौन से लेना है, C1 ऑप्शन, that is A or B, whichever is more clearly evident. Understood? चलो, next one. How would you deal with the decrease in the books of fixed asset in the revaluation account? अगर आपको 12th याद होगी, अब 2 साल हो गए 12th, लेकिन अगर याद होगी तो आपको देखो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ऐसे कुछ चैप्टर थे, तो वहां पे हम ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते थे, ठीक है। सो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ओके, यहाँ अमाउंट होती है, अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है पर्टिकुलर। तो इफ यू रिमेम्बर हम डेबिट में डिक्रीज असेट लिखते थे एंड यहाँ पे क्रेडिट में इंक्रीज इन द असेट, मतलब अगर कोई एप्रिसिएशन हुआ फर्नीचर का या बिल्डिंग का तो हम यहाँ पे लिखते थे जितना भी एप्रिसिएशन हुआ, वही अगर डेप्रिसिएशन हुआ या डिक्रीज हुआ तो हम यहाँ पे लिखते थे। बस उन्होंने वही पूछा है कि क्या करेंगे हम, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि इफ इट इज इंक्रीज राइट इन द क्रेडिट साइड, क्रेडिटेड टू रिजर्व, एंड इफ इट इज डिक्रीज राइट टू द डेबिट साइड। अंडरस्टूड? ये हमने ऑलरेडी 12th में सीखा है, अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देखो, एडमिशन 12th के इसमें मैंने एडमिशन, रिटायरमेंट ये चैप्टर सिखाया है, उसमें जाके एक बार फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट देखना है तो देख लो। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम। ओके, अब ये आई थिंक ये है अनसॉल्व प्रॉब्लम है ना आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उसमें से लिया है मैंने अनसॉल्व वाला, ठीक है। पेज नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन आप देख लो चैप्टर नंबर 1 में निराली पब्लिकेशन, हाँ निराली पब्लिकेशन में जो अनसॉल्व देते हैं ना, एक्सरसाइज देते हैं ना, उसमें से मैंने लिया है। तो सेम ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है कि कौन से कॉस्ट को हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देंगे। तो सिंपल है, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, अगर डायरेक्ट कॉस्ट है तो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे, और अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो हम
क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। तो बस अब यहाँ पे हमको ये फाइंड आउट करना है। जनरल ऑफिस ऑन द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मशीनरी इंस्टॉलेशन पीरियड, सो इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जनरल ऑफिस खर्चा है, मशीनरी इंस्टॉल हो रही थी और बाकी के लोग अपने अपना काम कर रहे थे, अपने अपने एक्सपेंसेस है जनरल के, तो इट इज इनडायरेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, इट्स बीइंग ए इनडायरेक्ट कॉस्ट, सो विल राइट इन द प्रॉफिट एंड लॉस। सेकेंड वन, outstanding salary on erection of new machinery. Of course, now outstanding salary है, इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी है, इसका उसका कोई संबंध नहीं, ऐसे कुछ बोला नहीं है कि लेबर की है, तो ऑफ कोर्स दिस विल बी आल्सो इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। कैरेज ऑन परचेस ऑफ मशीनरी, कैरेज मतलब हमने जब मशीनरी खरीदी तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर आए हम हमारे फैक्ट्री में, सो दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट कॉस्ट, so it will be a capitalized, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। ऑफ कोर्स हमने जब मशीनरी खरीदी वो लोन पे ली और उस पे हमने काफी सारा इंटरेस्ट पेड किया, तो ये तो हम ऐड करेगी मशीनरी में, मैंने एग्जांपल भी दिया है। सो इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, सो अगेन इट विल बी अ कैपिटलाइज। डन। तो आई होप आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 10 अच्छे से समझा है। मैंने बहुत डीप में छोटी छोटी बातें नहीं बताई है, क्योंकि जितना अभी फिलहाल एग्जाम बहुत पास है, हार्डली 10-12 दिन बाकी है, तो जितना एग्जाम से कंसर्न है, एग्जाम से रिलेटेड है, उतना मैंने कोशिश की आपको पढ़ाने की। आई होप आपको अच्छे से समझा है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।